हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो बुक आप देख रहे हैं, जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही पॉपुलर बुक है और आप सभी को पता होगा ये बुक बहुत ही फेमस बुक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है, हमारे जो प्रेसिडेंट थे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक से अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसका आज 24th डे का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसके 23 वीडियोस इस बुक के कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज 24th डे है। और मैं जो ये वाला पेज आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर। ये जो पैराग्राफ है इसे मैं आज ट्रांसलेट करूँगी और फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मैं बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करने जा रही हूँ। और इसमें जितने भी इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, फ्रेजल वर्ब है, या कोई मॉडर्न इंग्लिश वोकैबलरी है, ग्रामर है, कैसे आपको ग्रामर को यूज़ करना है अपनी डे टू डे वाली जो लाइफ में हम इंग्लिश बोलते हैं, उसे किस किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, कौन से टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, और बुक रीडिंग का प्रॉपर तरीका हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है और इसकी वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे हैं, मॉडर्न है और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वैल्यूएबल वैल्यू जो है ऐड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यदि इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। तो आज इसका 24th डे का वीडियो मैं शूट करने जा रही हूँ। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है और अब हम इस सारे के सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए। व्हेन आई जॉइंड द बीएससी डिग्री कोर्स एट सेंट जोसेफ्स, आई वॉज अनअवेयर ऑफ एनी अदर ऑप्शंस फॉर हायर एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, व्हेन यानी कि होता है जब। आई यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं। जॉइंड मतलब किसी चीज़ से जुड़ना, संस्था से कनेक्ट होना। तो किससे कनेक्ट हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी? एट सेंट जोसेफ कॉलेज से जुड़े। किस चीज़ के लिए? बीएससी डिग्री कोर्स करने के लिए। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उन्हें प्राप्त करनी थी, तो वो उन्होंने अपना जो दाखिला है, अपना एडमिशन जो है त्रिची जो है जगह, वहाँ पर सेंट जोसेफ कॉलेज में करवाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एट के नीचे मैंने जो है कर रखा है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन मैंने एट के नीचे किया। एट एक प्रेपोजिशन है, जैसे इन, ऑन, एट, टू, बाय, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का की पोजीशन बताते हैं। जैसे कि हमको नाम से ही पता चलता है ना, प्रीपोजिशन, यानी कि वो उसकी उस जगह की, उस नाउन की क्या उस सेंटेंस में पोजीशन है वो बताते हैं। तो एट जो प्रपोजिशन यूज़ होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह के लिए यूज़ होता है। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मेरी प्रपोजिशन वाली वीडियो में। तो स्क्रीन पर आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रपोजिशन वाली वीडियो से आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पर एट लगाना है, कहाँ पर इन और ऑन लगाना है। तो यहाँ मैंने इन शॉर्ट में ही कह दिया है, आपको बता दिया है कि एट एक यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि एक सेंट जोसेफ एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट जो है निश्चित प्लेस है, त्रिची एक जगह है, त्रिची जगह में सेंट जोसेफ एक जगह है, इसीलिए कॉलेज है, इसीलिए यहाँ पर एट आया है। तो व्हेन आई जॉइंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, तो जॉइन का जॉइंड हो गया है। I was unaware of any other options for higher education. I was unaware. देखिए फ्रेंड्स, unaware मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान होना, having no knowledge of situation or fact, किसी भी चीज़ या किसी स्थिति से आप अनजान हो, इग्नोरेंट हो, अननोइंग हो, अनकॉन्शियस हो, बेसुध हो, उसे कहते हैं अनअवेयर। अब इस अनअवेयर वर्ड को आप किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए, जैसे कि
कोई आपका दोस्त है आपको धोखा दे रहा है तो और आपको इस बारे में पता हो तो आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझे तो इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था कि वो मुझे धोखा दे रही है। तो सेंटेंस विल बी आई एम नॉट अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, शी इज़ बिट्रेइंग मी। बिट्रे मतलब होता है फ्रेंड्स धोखा देना। तो आई एम नॉट अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, शी इज़ बिट्रेइंग मी। अब या फिर कोई आपका कोई फ्रेंड आपकी पीठ पीछे से आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है तो उसे पता नहीं कि आप वहाँ पर हो, तो अनअवेयर सिचुएशन को आप वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं? शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस एंड शी वॉज बैक बाइटिंग अबाउट मी। यानी कि उसे पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पर हूँ और वो मेरी चुगली कर रही थी। तो शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस एंड शी वॉज बैक बाइटिंग अबाउट मी। अब फ्रेंड्स एक सेंटेंस आप खुद बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि वे उसकी अनुपस्थिति से अनजान थे, या फिर एक और सेंटेंस बनाएं वह समस्या से अनजान है। तो अनअवेयर यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वॉज यहाँ इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। ऑफ एनी अदर ऑप्शन, ऑप्शन मतलब फ्रेंड्स होता है चॉइस या कोई दूसरा विकल्प, उसे कहते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन मतलब चॉइस। फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब जो उच्च शिक्षा होती है ना फ्रेंड्स, जो 11th-12th के बाद में जो हम कोर्सेज करते हैं जिसे हम थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम हायर एजुकेशन, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं ये वाले सारे कोर्सेज जो कि हम हाई स्कूल के बाद में ज्वाइन करते हैं। जैसे बैचलर डिग्रीज़ जो कि जितनी भी बैचलर डिग्रीज़ होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री और फाउंडेशन डिग्रीज़, या जो कहते हैं ना हायर नेशनल सर्टिफिकेट्स और हायर नेशनल डिप्लोमास, ये सारे के सारे जो होते हैं हायर एजुकेशन में आते हैं। तो इसे कहते हैं थर्ड डिग्री ऑफ एजुकेशन या थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो तीसरा पड़ाव जिसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर डिड आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, हमारे उस समय में कोई अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हम इतने सारे कोर्सेज़ हैं, इतने सारे वीडियोस हैं जिससे आप को पता लग सकता है कि आप को कौन सा हाई स्कूल के बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है और कौन सी फील्ड में जाना है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं और बच्चों को अवेयर करते हैं कि आपके फ्यूचर में कौन सा अच्छा होगा, वो सब्जेक्ट चॉइस करना वो आपको बता देंगे। लेकिन उस समय बिल्कुल भी APJ अब्दुल कलाम जी को इस बारे में पता नहीं था कि उन्हें किस तरीके के सब्जेक्ट अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर मतलब अपना जो उनका कैरियर है उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, शिक्षा के अवसर, उनके बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो नॉर मतलब ना कि डिड आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब कोई जानकारी होना। तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखिए इसलिए डिड के बाद में हैव आया है। डिड आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर, तो उन्हें कोई भी करियर के बारे में उन्हें कौन से सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ BSc डिड आई रियलाइज दैट फिज़िक्स वॉज नॉट माई सब्जेक्ट। और जब उन्होंने ऑब्टेनिंग अ BSc मतलब जब उन्होंने BSc किया तब उन्हें ये रियलाइज़ मतलब होना है कि किसी चीज़ का अनुभव होना, तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि फ़िज़िक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, फ़िज़िक्स में उतने इंटरेस्ट मतलब फ़िज़िक्स की और उनका इतना आकर्षण नहीं गया। अब उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई हैड टू गो इनटू इंजीनियरिंग टू रियलाइज़ माई ड्रीम्स। फ्रेंड्स अब देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है हैड टू को। तो फ्रेंड्स हैड टू, हैज़ टू और हैव टू हम कहाँ यूज़ करते हैं और इस छोटे से टाइनी लिटिल वर्ड को हम यूज़ करके कितने खूबसूरत सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में बना सकते हैं, हम वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हैज़ टू और हैव टू ये जो है ये इंडिकेट करता है कोई भी ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए, यानी कि ये काम आपको करना है प्रेजेंट टाइम में। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में यदि आप किसी भी क्रिया को, एक्शन को करते हैं
और जैसे कि हम कह सकते हैं कि हैज़ टू या हैव टू इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट नीड टू बी डन इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टाइम में। तो यानी कि मतलब कोई काम यदि प्रेजेंट टाइम में आपको ज़रूर ही करना है, ये ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है ये ड्यूटी है आपकी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कमिटमेंट है। कि जैसे कि ऑब्लिगेशन मतलब कि जैसे मुझे उसका ध्यान रखना ही है, तो आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू लुक आफ्टर हर, कि मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे उसका ख्याल रखना है, ये मेरे ऊपर मेरी ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हैज़ टू हैव टू हम वही यूज़ करते हैं कि ये काम हमको ज़रूर करना है, ये हमारी ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई काम आपको करना है, ज़रूरी करना है, तो वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू आएगा। और यदि इसी सेम चीज़ की नेसेसिटी यदि आपकी पास्ट टाइम में होती है, या जैसे कि मुझे ये काम करना ही पड़ा, ज़रूरत ही था, ये मेरी ज़रूरत थी, ये मेरी नेसेसिटी थी कि मुझे ये काम पास्ट में करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू आता है। और हमेशा याद रखें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हैज़ टू और हैव टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आइए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, इसकी मदद से हैज़ टू और हैव टू और हैड टू की मदद से हम किस तरीके के सेंटेंस अपनी डे टू डे लाइफ में बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 1 घंटे में मीटिंग के लिए जाना है, तो आई हैव टू गो टू अ मीटिंग इन एन आवर। या उसे जुलाई तक अपार्टमेंट खाली करना है, शी हैज़ टू मूव आउट ऑफ हर अपार्टमेंट बाय जुलाई। या फिर आपको ये कहना है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। या फिर कहना है आपको कि मुझे मेरे पेरेंट्स को 10 बजे तक फ़ोन करना है, तो आई हैव टू कॉल टू माई पेरेंट्स बाय 10 o'clock। अब एक सेंटेंस आप बनाइए कि उसे 10 बजे तक घर पहुंचना है, तो मुझे इसका सेंटेंस बनाकर और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, हैज़ टू और हैव टू आप देखेंगे कि यहाँ पर हैज़ टू या हैव टू में एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि हैज़ जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी कि एनी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, तो उसके साथ में हैज़ टू यूज़ होगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, आई है, दे, यू, वी, तो उसके साथ में हैव टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फ्रेंड्स, हैज़ टू और हैव टू को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हैड टू की। तो हैड टू सेम ही है, बस पास्ट वाली एक्शन के लिए आपको यूज़ करना है, मतलब करना पड़ा था या करना पड़ा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे दूसरे डिफरेंट रूट से जाना पड़ा, तो आई हैड टू टेक अ डिफरेंट रूट ड्यू टू अ ट्रैफिक जाम। या फिर कह सकते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी सुबह उठना पड़ा, तो शी हैड टू गेट अप अर्ली। अब जैसे मुझे जर्मनी जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू जर्मनी। या फिर मेरे पैर पे चोट लग गई थी, तो मुझे एमरजेंसी रूम में जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू द एमरजेंसी रूम आफ्टर इंजरिंग माई फुट। तो फ्रेंड्स, हैड टू में कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है, आप उसे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में, पास्ट में हुए ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हैज़ टू या हैव टू जैसा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है कि प्लूरल या सिंगुलर, आप प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हैड टू सभी के लिए कॉमन है, सभी जगह प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए हैड टू आएगा। लेकिन जो है हैव टू और हैज़ टू में आपको याद रखना है कि हैव टू जो यूज़ होता है आई, दे, यू, वी के लिए हैव टू, और शी, ही और इट के लिए हैज़ टू यूज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई हैड टू गो इनटू इंजीनियरिंग टू रियलाइज माई ड्रीम्स। तो उन्होंने कहा, APJ अब्दुल कलाम जी ने, कि मेरे सपनों को साकार करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना पड़ा, ऐसा उन्हें रियलाइज़ हुआ, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। I could have joined the engineering course long ago, right after finishing my intermediate course। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, could have। तो फ्रेंड्स, हम could have joined, अब देखो यहाँ पर मैं पहले इस could have को यूज़ करना सिखाऊंगी और उसके बाद में पूरी की पूरी सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, could have जो है एक मॉडल वर्ब है, जैसे कि कैन की पास्ट फॉर्म could होती है ना, तो वैसे ही could have हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मॉडल वर्ब, जो कि पास्ट टेंस में, पास्ट में जो कोई एक्शन होता है और
उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जैसे कोई कुड हैव का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में हो सकता था पास्ट टाइम में और नहीं हुआ। मतलब किसी की वो एबिलिटी थी, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली थी पास्ट में कि वो कोई काम कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया। तो कुड हैव इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड बट डिड नॉट। मतलब इट कैन बी ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट। रिग्रेट मतलब किसी बात के लिए कहते हैं ना मुझे खेद है। रिग्रेट मतलब मुझे खेद है कि ये काम नहीं हो पाया। मीन्स फीलिंग सॉरी और फीलिंग सॉरी। तो सॉरी फील करने के लिए भी कि मुझे खेद है, ये काम मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो वहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसके कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं कुड हैव को। तो देखिए, वह एक डॉक्टर बन सकता था। वो डॉक्टर बन सकता था, उसकी एबिलिटी थी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे? ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर। अब ये देखिए, बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है बीन, तो वो एक डॉक्टर बन सकता था। ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर। मैं मशहूर हो सकता था। आई कुड हैव बीन फेमस। मैं फेमस हो सकता था लेकिन मैं नहीं हो पाया। तो वो पैदल चलने और भीगने के बजाय एक टैक्सी ले सकते थे। तो दे कुड हैव टेकन अ टैक्सी टू होम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एंड गेटिंग वेट। तो वो टैक्सी ले सकते थे लेकिन उन्होंने टैक्सी नहीं ली और वो भीग कर घर आए। तो दे कुड हैव टेकन अ टैक्सी होम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एंड गेटिंग वेट। तो देखिए, आप हमेशा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है हैव के बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह बदमाशों से बचकर भाग सकता था लेकिन उसने मुकाबला करने का फैसला किया। द बॉय कुड हैव रन अवे फ्रॉम द बुलीज बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दैम। तो फ्रेंड्स, बुलीज मतलब होता है बदमाश और कन्फ्रंट मतलब होता है किसी कठिनाई से, मुसीबत से न भागकर उससे मुकाबला करना। तो द बॉय कुड हैव रन अवे फ्रॉम द बुलीज बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दैम। अब देखिए, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वो पार्क जा सकते थे या हम पार्क जा सकते थे लेकिन हम घर पर ही रहे। वी कुड हैव वॉक्ड टू द पार्क बट वी स्टेड होम इंस्टेड। मतलब हम जा सकते थे पार्क में और वॉक कर सकते थे लेकिन हम नहीं गए, घर पर रहे। तो वी कुड हैव वॉक्ड टू द पार्क बट वी स्टेड होम इंस्टेड। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुड हैव बीन को हम अपनी डे टू डे लाइफ इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अब जब भी आप कुड हैव बीन या हैज़ टू या हैव टू या हैड टू देखेंगे तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसे किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। I could have joined the engineering course long ago, right after finishing my intermediate course. So friends, देखिए, I could have joined. Join का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है joined. तो मैं जो इंजीनियरिंग का कोर्स पहले ही ज्वाइन कर सकता था राइट आफ्टर। राइट आफ्टर मतलब फ्रेंड्स होता है तुरंत बाद, लॉन्ग अगो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो आई कुड हैव जॉइंड द इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो मतलब पहले ही, तुरंत मेरा जो इंटरमीडिएट कोर्सेज फ्रेंड्स होते हैं जो हम इंटरमीडिएट कोर्स मीन्स टेकन इन 11th और 12th ग्रेड। जो 11th-12th ग्रेड में जो हम कोर्सेज लेते हैं ना, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। तो इंटरमीडिएट कोर्स ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैं इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन कर सकता था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। कुड हैव ज्वाइंड कर सकता था लेकिन उन्होंने ऐसा ज्वाइन नहीं किया। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले ही। तो अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक और जो है राइट आफ्टर। फ्रेंड्स देखिए, राइट आफ्टर को आप किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे? तो राइट आफ्टर मतलब होता है मीन्स इमीडिएटली आफ्टर और एज सुन एज समथिंग हैपन। मतलब एक के बाद एक जो होता है ना, तुरंत होना। तो जैसे इसका सिनोनिम हो सकते हैं प्रॉम्प्टली आफ्टर, तुरंत बाद, इमीडिएटली देयर आफ्टर, मतलब एक काम खत्म होने के ठीक बाद दूसरा काम स्टार्ट होना, तो उसे कहते हैं। तो ये जो ईडियम है वन राइट आफ्टर, एक के बाद एक,
उसका ही सिनोनिम है। तो राइट आफ्टर, वन राइट आफ्टर, या फिर प्रॉम्प्टली आफ्टर, इमीडिएटली, देयर आफ्टर, ये सारे के सारे सेम हैं, इन सबका सेम मीनिंग निकलता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से और बहुत बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि एक के बाद एक तूफान आता गया, तो इसे हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? द स्टॉर्म्स केम वन राइट आफ्टर द अदर। या फिर एक के बाद में एक मुसीबत आती गई, तो ट्रबल्स केम वन राइट आफ्टर। या वो खाने के तुरंत बाद चले गए, दे लेफ्ट राइट आफ्टर लंच। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राइट आफ्टर मतलब कि तुरंत बाद, किसी काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम करना। तो फ्रेंड्स, पूरा ट्रांसलेशन होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना पड़ा। मैं अपना इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ठीक बाद ही, बहुत पहले ही इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता था। ऐसा इस पूरे पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं। बेटर लेट देन नेवर, आई टोल्ड माई सेल्फ एज आई मेड द डिटोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इनटू द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT का फुल फॉर्म है ये फ्रेंड्स, रिगार्डेड एज द क्राउन ज्वेल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम। फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, बेटर लेट देन नेवर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ईडियम है, फ्रेज़ है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, यानी कि कभी ना होने से अच्छा है कि देर से होना भला, या कहते हैं हिंदी में अंधेर से अबेर भली। जिसे कि हम कहते हैं कि बिल्कुल न आने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो इसी को ही इंग्लिश में हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, कि मीन्स इट इज़ बेटर टू डू समथिंग और अराइव आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम देन नॉट टू डू और अराइव एट ऑल। मतलब बिल्कुल न आने से, बिल्कुल न करने से अच्छा है कि वो काम हो जाए या तुम लेट में आकर उस काम को करो। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं, अब वो आपको पैसे दे ही नहीं रहा है। अब जब वो आपको फाइनली पैसे बहुत दिनों के बाद में दे देगा, तो आपके मुंह से अचानक निकलेगा वेल बेटर लेट देन नेवर। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, टिया फाइनली पेड मी द मनी ही ओड मी, वेल बेटर लेट देन नेवर। यानी कि टिया ने मुझे फाइनली पैसे वापस दे दिए हैं, पे कर दिए हैं, उसने मुझसे जो उधार लिए थे। तो इससे अच्छा है कि देर आए दुरुस्त, उसने मुझे पैसे फाइनली जो है लौटा दिए। अब या फिर आपकी कोई फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसकी बर्थडे में नहीं गए, आपने उसे कुछ गिफ्ट भी भेजा नहीं, अब आप उसे अगले दिन एक कार्ड सेंड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर ये इडियम यूज़ हो सकता है बेटर लेट देन नेवर, यानी कि रिचा's बर्थडे वॉज यस्टरडे, आई एम गोइंग टू सेंड अ कार्ड टुडे, बेटर लेट देन नेवर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बेटर लेट देन नेवर को अपनी डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, बेटर लेट देन नेवर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किस तरीके से यूज़ किया है। उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में और उन्होंने बीएससी जो है फिज़िक्स से कंप्लीट किया। अब वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उनका जो ड्रीम जॉब था वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। तो वो अपनी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग से कोर्स को ज्वाइन करना था। तो यहाँ पर उन्होंने जब MIT में एडमिशन लिया तो वो खुद से कहते हैं आई टोल्ड माई सेल्फ, टोल्ड टेल, टोल्ड मतलब टेल मतलब कहना, कहा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई टोल्ड माई सेल्फ मतलब खुद से ही। एज आई मेड द डिटोर मतलब फ्रेंड्स होता है एज आई मेड यहाँ पर आया है मेक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिटोर मतलब होता है घूम फिर कर, एक बड़े लंबे रास्ते से घूम फिर कर उसी जगह पर पहुँचना। टेक अ लॉन्ग और राउंड अबाउट रूट मतलब घूम कर जाना या बड़े रास्ते को चॉइस करके जाना। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ही डिटोर्ड अराउंड द वॉल्स, वो जो दीवार के आसपास एक चक्का उसने लगाया। या ही हैड मेड अ डिटोर
टू अ कैफ़े, उसने कैफ़े का एक बड़ा गोल चक्कर लगाया। तो फ्रेंड्स डिटोर मतलब होता है घूम फिर कर लंबे रास्ते से उसी जगह जाना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी भी घूम फिर कर एक लंबी जर्नी पढ़ाई की उन्होंने तय की और फिर उन्होंने एडमिशन लिया एमआईटी में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, अप्लाइंग फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है, बेटर लेट देन नेवर, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, देर आए दुरुस्त आए, मैंने अपने आप से कहा, एज आई मेड द डिटोर, मैंने बहुत ही बड़ा एक घुमावदार चक्कर लिया है, और अप्लाइंग फॉर एडमिशन इनटू द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया एमआईटी में, रिगार्डेड एज द क्राउन जूल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम। फ्रेंड्स ये बहुत ही यहाँ पर देखिए, रिगार्डेड मतलब फ्रेंड्स होता है सम्मानित, वहाँ का जो सम्मानित साउथ इंडिया का उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कॉलेज था एमआईटी, साउथ इंडिया का टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन फ्रेंड्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जितने भी हैं जो एजुकेशन सिस्टम्स इंस्टीट्यूट्स, वो सारे टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं। तो क्राउन जूल फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पर एक फ्रेज़ है, क्राउन जूल मतलब उसे कहते हैं मुकुट, सर्वश्रेष्ठ जो मुकुट होता है सोने का, उसे कहते हैं। तो उस समय साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस एमआईटी कॉलेज था, और वो जो है जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। अब फ्रेंड्स रिगार्डेड का मतलब हम यहाँ देखते हैं। रिगार्डेड में जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टीम, ऑनर बाय और वैल्यू, सेट बाय, विचार करना, किसी का आदर करना, रिमार्क, रिस्पेक्ट। तो उस समय का सबसे रिस्पेक्टेड कॉलेज था एमआईटी। और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉज हाईली रिगार्डेड बाय ऑल ऑफ हिज कॉलीग्स एंड क्लाइंट्स, मतलब वो अपने सारे के जितने भी कॉलीग्स हैं उसके और जितने भी उसके ग्राहक के क्लाइंट्स हैं उनके सबके द्वारा वो बहुत ही सम्मानित किया जाता था। तो रिगार्डेड का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमने जो टर्म देखा है, क्राउन जूल। फ्रेंड्स क्राउन जूल, इसे जूल पढ़ेंगे, इसे जैसे ज्वेलरी नहीं होता है, जूलरी होता है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका है जूलरी। तो फ्रेंड्स क्राउन जूल मतलब होता है रत्न जड़ित मुकुट। ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना, वैल्यूएबल पार्ट ऑफ समथिंग, मोस्ट अट्रैक्टिव होना, वैल्यूएबल होना, और वैल्यूएबल वन ऑफ कलेक्शन और ग्रुप, तो उसे कहते हैं क्राउन जूल। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के लिए यदि क्राउन जूल कहा गया है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको, द रिसर्च डिपार्टमेंट इज़ द क्राउन जूल ऑफ आवर कंपनी, लीडिंग ऑल आवर इनोवेशन एफर्ट्स। या फिर यदि कोई सिटी के लिए कहा गया, एक सिटी में कोई नया पार्क खुला है, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ लोग विजिटर्स आते हैं एवरी ईयर, और तो वो आपकी सिटी का एक अट्रैक्टिव पार्ट है, तो वहाँ पर आप क्राउन जूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द न्यूली ओपन्ड पार्क इज़ द क्राउन जूल ऑफ द सिटी, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। या फिर आपको किसी पर्सनल अचीवमेंट में कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो वहाँ पर भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नोवेल है, आपको उस पर आपको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। पुलित्ज़र मतलब फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है साहित्य के क्षेत्र में, तो वहाँ पर ये आपका एक लिटरेरी करियर में एक क्राउन जूल है। तो जैसे कि हर पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग नोवेल इज़ द क्राउन जूल ऑफ हर लिटरेरी करियर। तो उसके लिटरेरी करियर में जो एक रत्न जड़ित मुकुट की तरह उसके लिए उसकी जो करियर था, उसमें उसको जो उस नोवेल पर जो उसे पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, वो उसके लिए एक रत्न जड़ित मुकुट के समान है। तो क्राउन जूल फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल, मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ों के लिए, या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा, कंपनी, सिटी, जो भी आपके या पर्सनल अचीवमेंट में, वहाँ ये क्राउन जूल इडियम यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स चलिए पूरा का पूरा ट्रांसलेशन एक बार फिर देखते हैं। तो जब मैं एमआईटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर रहा था, तो उस समय जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए उस कॉलेज को, एमआईटी को शीशा का मुकुट माना जाता था। और तब मैंने अपने आप से ही कहा
कि देर आए चाहे दुरुस्त आए। तो फ्रेंड्स ये है इसका पूरा ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और इतना कुछ हमने सीखा है इससे, बहुत ही आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये और आप स्क्रीन पर जो भी ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब या फिर वैल्यूएबल, जो भी आपके की वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपको इस वीडियो पर फीडबैक देना आप ज़रूर दीजिए। कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ नए टॉपिक्स को ऐड करना है तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ में। तो फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सो फ्रेंड्स आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बुक रीडिंग के माध्यम से भी हम बहुत अच्छी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं यदि हम बुक को अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।